दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज में हम सॉल्व करेंगे सामान्य अध्ययन यानी जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से स्तरीय प्रश्न हैं और लगभग इसी पैटर्न पर इस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इस टेस्ट को सॉल्व करते समय हम इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से इन प्रश्नों को समझ सकें। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अन्य राज्यों जैसे बिहार, राजस्थान, एमपी और देखिए उत्तराखंड पीसीएस आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 28। दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज का जो पहला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। दूसरा कथन है कि 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 2 है। जो कथन 2 है ये केवल सही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। देखिए कथन 1 में कह रहा है कि 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। तो ये सही नहीं है क्योंकि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों ये सबसे पहले भारतीय विद्या को पुनर्जीवित करने के लिए 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी। और वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की थी। और कलकत्ता में मदरसा की स्थापना के बाद बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो देखिए पहला कथन आपका गलत है। 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नहीं बल्कि वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। सही कथन है कि 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कर के ऊपर कर लगाना तथा जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है उसे उपकर कहते हैं। दूसरा कथन है कि कर के साथ उसी कर आधार पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया कर अधिभार कहलाता है। और तीसरा कथन है कि हाल के वर्षों में भारत में उपकर अधिभार की ही तरह कर दायित्व पर लगाया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। केवल कथन 3 आपका सही है। देखिए दोस्तों कर के ऊपर कर लगाना और जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है उसे अधिभार कहते हैं। दोस्तों देखिए उसे उपकर नहीं बल्कि अधिभार कहते हैं, याद रखिएगा। तो एक बार फिर से परिभाषा देखते हैं। कर के ऊपर कर लगाना, जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है उसे उपकर नहीं बल्कि अधिभार कहते हैं। और दूसरा, कर के साथ उसी कर आधार पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाए गए कर को उपकर कहते हैं। तो यहाँ पर अधिभार जिसको कहा गया है इसको उपकर कहा जाता है। कर के साथ उसी कर आधार पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया कर उपकर यानी सेस कहलाता है। और एक और बात कि हाल के वर्षों में भारत में उपकर अधिभार की ही तरह कर दायित्व पर लगाया जा रहा है। ये आपका सही है। तो दोस्तों कथन 1 और 2 गलत हैं। कथन 3 आपका सही है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब सरकार वस्तु या सेवा की पूर्ति न करके व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रिया के कुछ भाग का वहन करती है तो उसे सब्सिडी कहते हैं। दूसरा कथन है कि जब सरकार किसी वस्तु या सेवा को उसकी उत्पादन लागत या आर्थिक लागत से कम मूल्य पर निर्धारित व्यक्तियों को उपलब्ध कराती है तो सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले इस मूल्य अंतर को अनुदान कहते हैं। तो इसमें देखिए इसमें कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें दोनों ही कथन, न तो 1 न 2, दोनों ही सही नहीं है।
सब्सिडी या सहायकी सरकार के उस मूल्य वहन को कहते हैं जब सरकार किसी वस्तु या सेवा को उसके उत्पादन लागत या आर्थिक लागत से कम मूल्य पर निर्धारित व्यक्तियों को उपलब्ध कराती है। यानी किसी वस्तु की जितनी लागत है उससे कम मूल्य पर व्यक्तियों को कोई वस्तु उपलब्ध कराना वो आर्थिकी कहलाता है, सब्सिडी या सहायकी कहलाता है। जबकि अनुदान में सरकार वस्तु या सेवा की पूर्ति न करके व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले कार्यों के खर्च में कुछ जो है भाग वहन करती है। तो दोनों परिभाषाएं देखिए गलत दी गई हैं। जब सरकार वस्तु या सेवा की पूर्ति न करके व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रिया के कुछ भाग का वहन करती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सब्सिडी नहीं बल्कि अनुदान कहा जाता है। और दूसरा कथन है कि जब सरकार किसी वस्तु या सेवा को उसकी उत्पादन लागत या आर्थिक लागत से कम मूल्य पर निर्धारित व्यक्तियों को उपलब्ध कराती है तो सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले इस मूल्य अंतर को अनुदान नहीं बल्कि देखिए सब्सिडी कहा जाता है। तो दोनों ही कथन आपके गलत हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न तो 1 न 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से राज्यों के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो देखिए दोस्तों, भारत में लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से जो सही अवरोही क्रम है, सबसे अधिक दोस्तों उत्पादन जो है लोहे का ये ओडिशा में होता है। देखिए ओडिशा में दोस्तों सबसे अधिक लौह उत्पादन होता है, आप जानते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक और झारखंड का स्थान आता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम यानी अधिक उत्पादक राज्य से कम उत्पादक राज्य की ओर। दोस्तों एक जानकारी और ले लीजिए, लौह अयस्क के संचित भंडार कहाँ पर सर्वाधिक हैं? तो लौह अयस्क के संचित भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो कर्नाटक पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर आपका ओडिशा आता है। तो देखिए दोस्तों, अगर जो उत्पादन की बात करें तो ओडिशा पहले स्थान पर, छत्तीसगढ़ दूसरे, कर्नाटक तीसरे और झारखंड चौथे पर। जबकि भंडार या संसाधन की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक भंडार कर्नाटक में और दूसरे नंबर पर ओडिशा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कच्चे तेल के उत्पादन की दृष्टि से राज्यों के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो भारत में कच्चे तेल के उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है राजस्थान, गुजरात, असम। देखिए राजस्थान, गुजरात, असम और तमिलनाडु। ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों भारत में जो कच्चा तेल है उसका उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान में, फिर दूसरे नंबर पर गुजरात, फिर असम और तमिलनाडु में होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन अपने यहाँ अपतटीय क्षेत्र में होता है, जैसे बॉम्बे हाई या फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहाँ पर तेल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो अपतटीय क्षेत्रों में दोस्तों कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। लेकिन राज्यों में राजस्थान, गुजरात, असम और तमिलनाडु ये राज्यों का दोस्तों अवरोही क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए जिसमें नहीं पूछा गया हो उस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जो 4 ऑप्शंस देते हैं उसमें से केवल एक ही जो है वो गलत होता है या एक ही सही आंसर होगा आपका। लेकिन 3 जो हैं वो सही कथन होते हैं और आप सही के चक्कर में, नहीं न पढ़ने के चक्कर में उन्हीं तीनों में से किसी एक विकल्प को चूज कर लेते हैं और वो आपका गलत हो जाता है। पहला जो कथन है कि गामा जैव विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र या आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता को बढ़ाती है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सही है। अल्फा जैव विविधता किसी निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पारितंत्र की जैव विविधता है। और बीटा जैव विविधता के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है। और इसके अलावा चौथा है कि कार्टाजेना सुरक्षा प्रोटोकॉल वर्ष 2005 में लागू किया गया था। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों, जैव विविधता के संदर्भ में कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2005 में नहीं बल्कि सन 2000 में लागू किया गया था, याद रखिएगा। और इसे 11 सितंबर 2003 से लागू किया गया। और ये जो कन्वेंशन या अभिसमय है
आधुनिक जैव तकनीक के 2 बिंदुओं को मान्यता और पहचान देता है, जिसमें तकनीकी पहुंच और तकनीकी प्रयोग में जैव तकनीकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने की प्रणाली शामिल है। तो याद रखिएगा, इसमें से गलत जो है या सही नहीं है वो ऑप्शन डी है। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल वर्ष 2000 में ये स्वीकार किया गया और 2003 से लागू किया गया। अन्य विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें देखिए, बांकापुर मोर अभयारण्य ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कांवर पक्षी अभयारण्य बिहार में स्थित है। खिजाड़िया पक्षी विहार ये गुजरात में है। और वेदांथगल पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, सही सुमेलन आपका हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। देखते हैं, विकल्प देख लेते हैं। 2, 3, 1 और 4, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर ज्ञात करें। पहला कथन है कि नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका सही है। डेजर्ट नेशनल पार्क में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, सही है। हंसावर पक्षी कच्छ के रण में घोंसला बनाकर अंडे देता है। और सलीम अली के नाम पर गोवा एवं केरल में पक्षी अभयारण्य और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए ऑप्शन डी, सभी चारों आपके सही हैं। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर में है, सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर राजस्थान में है, जो शुतुरमुर्ग का वास स्थल है। हंसावर पक्षी अपने अंडे घोंसले में देता है, जो कि कच्छ के रण में पाया जाता है। और सलीम अली भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी यानी बर्ड मैन ऑफ इंडिया हैं और इनके नाम पे गोवा केरल में अभयारण्य और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? देखिए, डॉक्टर प्रमोद पाटिल पश्चिमी घाट पारितंत्र अध्ययन से संबंधित हैं, सही नहीं है। अनिल माधव दवे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण से और अनिल अग्रवाल विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की स्थापना से संबंधित हैं, तो ये सही है। और रविंद्र कुमार सिन्हा कृत्रिम ग्लेशियरों के निर्माण से संबंधित हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, अनिल अग्रवाल ने विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की स्थापना की है, जो कि सक्रिय गैर सरकारी संगठन के रूप में विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों का समर्थन करता है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर प्रमोद पाटिल, ये प्रमोद पाटिल देखिए ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण से संबंधित हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अनिल माधव दवे नर्मदा नदी पुनरुत्थान से, देखिए अनिल माधव दवे ये नर्मदा नदी के पुनरुत्थान से संबंधित हैं। इसके अलावा रविंद्र कुमार सिन्हा ये गंगा डॉल्फिन, ग्लेशियर नहीं बल्कि गंगा डॉल्फिन के संरक्षण से संबंधित हैं, रविंद्र कुमार सिन्हा। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी सही कथन है। अगला प्रश्न है, वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क यानी ट्रैफिक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर है दोस्तों, देखिए ट्रैफिक द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना 1976 में की गई थी। इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में स्थित है और इसके अनुसार वन्य जीवों और पौधों का व्यापार प्राकृतिक सुरक्षा के ध्यान में रखकर होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? पहला है कि सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास वर्ष 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के माध्यम से आया। दूसरा है कि आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को ब्रूटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 2004 में आयोजित किया गया। और चौथा कथन है कि एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 से संबंधित है। तो सही उत्तर है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों 2004 में आयोजित किया गया, ये आपका सही उत्तर नहीं है। सही कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में आयोजित किया गया था, न कि 2004 में। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में आयोजित किया गया, जिसको कि रियो +10 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा वसंत ऋतु में रहती है। दूसरा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और तथा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन विघटनकारी होते हैं। ओजोन प्रभामंडल की खोज कनाडा के वैज्ञानिकों द्वारा तिब्बत के पठार के चारों ओर की गई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है। एक यानी ओजोन की मोटाई सबसे ज़्यादा वसंत ऋतु में रहती, सही है। दूसरा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन विघटनकारी होते हैं, ये भी सही है। और ओजोन प्रभामंडल की खोज कनाडा के वैज्ञानिकों द्वारा तिब्बत के पठार के चारों ओर की गई थी। तो इसमें 1, 2 और 3 यानी तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी से है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। दूसरा है दोस्तों, दूसरा आप देख सकते हैं कि जैविक घटक के अंतर्गत जलवायवीय घटक, कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक शामिल हैं। और तीसरा है कि अजैविक घटकों में जल, मृदा, खनिज और चट्टानें शामिल हैं। तो इसमें से सही कौन है? एक और देखिए, एक और कथन है, कार्बनिक घटक में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं। तो देखिए, ये आपसे पूछा गया है किसके बारे में? तो दोस्तों, ये आपसे पूछा गया था, देखिए, कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जो कथन हैं उनके बारे में पूछा गया था। तो इसमें सही कथन कौन कौन से हो जाएंगे आप देख लीजिए। पहला कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक, ये आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। यहाँ पर जलवायवीय घटक, कार्बनिक और अकार्बनिक घटक, ये सही नहीं है। अजैविक घटकों में जल, मृदा, खनिज और चट्टानें, और कार्बनिक घटक में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट शामिल हैं। तो 1, 3 और 4 देखिए, 1, 3 और 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई। दूसरा कथन है कि इस ट्रिब्यूनल को आवेदनों या अपीलों को 4 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास करना है। और तीसरा है कि इसकी स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण और राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण बंद कर दिया गया। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए, केवल 1 और 3 सही हैं, 2 आपका सही नहीं है। क्यों? देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा अक्टूबर 2010 में की गई। इसकी स्थापना के साथ पर्यावरणीय अपीली प्राधिकरण 1997 और राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 समाप्त हो गए। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत आवेदनों या अपीलों को 4 माह के अंदर नहीं बल्कि 6 माह के या 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटाने का अनिवार्य प्रयास करना पड़ता है। तो इसमें 1, 3 और दोस्तों 1 और 3 आपके सही हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। बेसल कन्वेंशन ये 1989, पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन 2013, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 और वियना कन्वेंशन 1985 है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए, बेसल कन्वेंशन स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में 1989 में स्वीकार किया गया। पारे पर मिनीमाता संधि जापान के मिनीमाता शहर में 2013 में हुई थी। स्टॉकहोम कन्वेंशन वर्ष 2001 में स्वीकार किया गया था, जिसे भारत ने वर्ष 2006 में लागू किया। और वियना कन्वेंशन वर्ष 1985 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया। सीधे सीधे सुमेलन हो गया है। 1, 2, 3, 4 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। और दूसरा कथन है कि सुंदरबन आर्द्रभूमि भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। तीसरा है, लोकटक झील मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्रभूमि है। और सोमोरिरी झील और सोकार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स जम्मू और कश्मीर में है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन आपको सही है। तो यहाँ पर 1, 2
और 3 सही हैं। चौथा, सोमोरिरी झील और सोकार आर्द्रभूमि सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखिए ये सोमोरिरी झील और सोकार आर्द्रभूमि ये लद्दाख में है, ये जम्मू कश्मीर में नहीं। याद रखिएगा, अब लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर के अलावा, तो अब ये जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि लद्दाख में हो गया है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 आपका सही उत्तर है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें आपको आर्द्रभूमि और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में दिया गया है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, नेकनामपुर तेलंगाना सही सुमेलित है, नांदूर मधमेश्वर तमिलनाडु सही सुमेलित नहीं है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड सही सुमेलित है, और सरसई नवार उत्तर प्रदेश ये आपका सही सुमेलित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नांदूर मधवेश्वर सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। और जान लीजिए कि नांदूर मधमेश्वर आर्द्रभूमि ये तमिलनाडु में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है, और नेकनामपुर झील हैदराबाद तेलंगाना में है, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में स्थित झील है। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग के निर्णयों को विधिक रूप से कार्यान्वित किया जाता है, पहला है। दूसरा है कि परिसीमन आयोग को न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो इन दोनों कथनों में कौन सा सही है? तो सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। दोस्तों, परिसीमन आयोग के संबंध में ये दोनों ही कथन सही हैं। परिसीमन आयोग एक उच्चाधिकार निकाय है जिसके आदेशों को कानून के तहत जारी किया जाता है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान सा कि हाल में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो उत्तर है मिजोरम राज्य सरकार ने। दोस्तों देखिए, ये रोजगार सृजन के उद्देश्य से खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने विधेयक पारित करके पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के विरुद्ध राइट टू रिकॉल का अधिकार प्रदान किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये राइट टू रिकॉल का अधिकार हाल में हरियाणा सरकार द्वारा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व निर्वाचन निकाय संघ यानी ए वेब के बारे में विचार कीजिए। पहला है कि ए वेब विश्व के चुनाव प्रबंधन निकायों का आयोग का सबसे बड़ा संघ है, और दूसरा कथन है कि इसे वर्ष 2013 में फ्रांस में स्थापित किया गया था तथा इसका अस्थायी सचिवालय पेरिस में स्थित है। तो इसमें केवल ए आपका ऑप्शन केवल 1 जो है वो सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत इसलिए है दोस्तों क्योंकि विश्व निर्वाचन निकाय संघ में दक्षिण कोरिया में स्थापित किया गया था और इसका अस्थायी सचिवालय इंचियोन में स्थित है, और वर्तमान में ए वेब में 108 देशों के 118 चुनाव प्रबंधन निकाय शामिल हैं, और भारत ने वर्ष 2019 से 2021 के अवधि के लिए ए वेब की अध्यक्षता ली है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए केवल 1 सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में निर्णय दिया था, पहला कि आरक्षण के लिए किसी समूह के लिए मानदंड सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन होना चाहिए। दूसरा है कि प्रशासन में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्ध्वाधर कोटा की 50% सीटें की सीमा निर्धारित की गई, और तीसरा है किसी भी परिस्थिति में 50% कोटा सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो इसमें दोस्तों 1 और 2 आपके सही कथन हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में न्यायालय ने कहा कि आरक्षण के लिए जो 50% की सीमा है वो आरक्षण परिस्थितियों के सिवाय साधारण परिस्थितियों में लागू होगी। 1, 2 आपके सही हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि आपातकालीन चिकित्सा उपचार का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। दूसरा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखिए केवल 1 सही है। केवल 1 इसलिए दोस्तों कि परमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद 1989 में सर्वोच्च न्यायालय ने मानव जीवन के मूल्यों को और रेखांकित किया और कहा कि आपातकालीन चिकित्सा उपचार का अधिकार नागरिक के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है।
और सार्वजनिक स्वास्थ्य और संबद्ध विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के इस तहत राज्य सरकारों की अनन्य जिम्मेदारी है। तो इसमें कौन सही होगा? सही हो जाएगा इसमें केवल एक। अगला प्रश्न है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, और दूसरा है कि मंत्री उपराज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, अभी अभी लाभ के पद काफ़ी विवाद रहा है इस पर। इसमें दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। इसका कारण क्या है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उपराज्यपाल के द्वारा नहीं। और इसके अलावा दोस्तों, किसी विधेयक को संसद के विशेष बहुमत से पारित करने बाद आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, और संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से संशोधित कर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें सही उत्तर है न तो 1 न 2, और ये ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान नहीं किया गया है? संसद सदस्यों की योग्यता, मतदाताओं की योग्यता, राजनीतिक दलों का पंजीकरण या निर्वाचन संबंधी अपराध। तो सही उत्तर है दोस्तों मतदाताओं की योग्यता। ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से मतदाताओं की योग्यता संबंधी प्रावधान नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु सीमा में कमी करने या वृद्धि करने के लिए अधिनियमों को पारित किया जाना चाहिए, कैसे? तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि दोस्तों, संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से, या भारत के निर्वाचन आयोग के आदेश द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति द्वारा जो है मतदान की आयु सीमा में दोस्तों, इसमें मतदान की आयु सीमा में विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति द्वारा उसकी आयु सीमा में कमी या वृद्धि करने का प्रस्ताव जो है या अधिनियम पारित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है? देखिए, शस्त्र रखने का अधिकार, अभियान में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, और शयन का अधिकार। तो देखिए, इसमें सही उत्तर आपको हो जाएगा 2 और 3। इसमें अभिरक्षा में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार और शयन का अधिकार शामिल हैं। 2 और 3 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है, और मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऐसा इसलिए कि आप जानते हैं दोस्तों, देखिए कि केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक अनधिक सूचना आयुक्त होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है, और गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, रायसीना डायलॉग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के मौजूदा सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने से है। दूसरा है कि इसे प्रतिवर्ष विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही ये कथन रायसीना डायलॉग के बारे में सही है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स समूह में कुल 6 देश शामिल हैं, और दूसरा, भारत ब्रिक्स समूह का सदस्य है। तो यहाँ पर आपसे जो उत्तर पूछा गया है वो क्या है? तो केवल 2 आपका सही उत्तर है। ब्रिक्स समूह में कुल 6 देश शामिल हैं, ये गलत है, क्योंकि BRICS ये 5 देश शामिल हैं, ब्रिक्स समूह हैं। भारत, रूस, ब्राज़ील, रूस, भारत, और सिविल जो है चीन और साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, और इस प्रैक्टिस सेट का जो टेस्ट सीरीज है आखिरी प्रश्न है, दिसंबर 1922 में हुए कांग्रेस के गया अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी, सही है। और दूसरा कथन है कि मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के सचिव पद से त्यागपत्र दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। तो इसमें आपका कौन सही हो जाएगा? जिस विकल्प में आपको 1 और 2 दोनों सही दिखा रहे हों दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और व्याख्या देखते हैं कि CR दास ने कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के दिसंबर 1922 में गया अधिवेशन में स्वराजियों और अपरिवर्तनवादियों के मध्य परिषदों में प्रवेश के मुद्दे पर मतभेद हुआ और काउंसिल में प्रवेश न पाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके परिणामस्वरूप CR दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद और मोतीलाल नेहरू ने इसके सचिव पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया और CR दास इसके अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। तो इसमें कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? ये दोस्तों 1 और 2 दोनों ही आपके सही हैं। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, UPPCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। और ये आपके आगामी अन्य परीक्षाओं जैसे RO ARO, लोअर PCS, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ साथ MP PCS, बिहार, राजस्थान PCS और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।